6 महीने पहले रवि की शादी पड़ोस के एक गांव में रहने वाले रघुवीर की बेटी संगीता से हुई थी। उसके पिता मास्टर दयाराम ने खुशी के इस मौके पे पूरे गांव को भोज दिया था। अब से पहले गांव में इतनी धूमधाम से किसी की शादी नहीं हुई थी। मास्टर दयाराम दहेज के लोभी नहीं थे, उन्हें तो लड़की से मतलब था और संगीता में वे सारे गुण थे जो मास्टर जी चाहते थे। पढ़ाई के बाद जब रवि की कहीं नौकरी नहीं लगी तो मास्टर दयाराम ने उसके लिए शहर में मोबाइल फोन की दुकान खुलवा दी। शहर गांव से ज़्यादा दूर नहीं था। रवि मोटरसाइकिल से शहर आना जाना करता था। शादी से पहले संगीता अपने गांव के एक लड़के मनोज के साथ जिस्मानी रिश्ता था। गांव वालों ने उन दोनों को एक बार रात के समय दयाराम के खलियान में संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। गांव में बैठक हुई थी। दोनों को आइंदा ऐसी गलती न करने की सलाह देकर छोड़ दिया गया था। संगीता के माँ बाप गरीब थे। 2 बड़ी लड़कियों की शादी करके उनकी कमर पहले ही टूटी हुई थी। उनकी जिंदगी की गाड़ी किसी तरह चल रही थी। ऐसे में जब मास्टर दयाराम के बेटे रवि का संगीता के लिए रिश्ता आया तो उन्हें अपनी बेटी की किस्मत पे यकीन ही नहीं हुआ था। उन्हें डर था कि कहीं गाँव वाले मनोज वाली बात मास्टर दयाराम को न बता दें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वही बहू अब मनोज के साथ घर से भाग गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ भाग सकती है, उसकी नाक कटवा सकती है। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। बिरादरी के मुखिया ने सलाह दी। नहीं मुखिया जी, मास्टर दयाराम ने कहा, मैं रिपोर्ट दर्ज कराने के हक में नहीं हूँ। रिपोर्ट दर्ज कराने से क्या होगा? अगर पुलिस उसे ढूंढ कर ले भी आए तो मैं उसे स्वीकार कैसे कर पाऊंगा? गलती शायद हमारी ही रही होगी। मेरे घर में उसे किसी चीज की कमी ही रही होगी, तभी तो वह सब कुछ ठुकरा कर चली गई। वह जिसके साथ भागी है उसी के साथ रहे। मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं है। रवि से एक बार पूछ लो। नहीं मुखिया जी, मेरा फैसला ही रवि का फैसला है। शहर आकर संगीता और मनोज किराए का एक मकान लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। संगीता पैसे और गाने लेकर भागी थी, इसलिए उन्हें खर्चे की चिंता नहीं थी। वे खूब घूमते खाते और रात भर खूब मस्ती करते। सुबह के तकरीबन 9 बज रहे थे। मनोज खाट पर लेटा हुआ था, तभी संगीता नहा कर लौटी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने छाती तक लहंगा बांध रखा था। मनोज उसे ध्यान से देख रहा था। साड़ी पहनने के लिए संगीता ने जैसे ही नाड़ा खोला, लहंगा हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। संगीता का बदन मनोज को बेचैन कर गया। उसने तुरंत संगीता को अपनी बाहों में भर लिया और चुंबनों की बौछार कर दी। वह उसे खाट पर ले आया। अरे छोड़ो ना, क्या करते हो? रात भर मस्ती की है, फिर अब भी मन नहीं भरा तुम्हारा? संगीता कसमसाई। तुम चीज ही ऐसी हो जाने मन, जितना प्यार करो उतना ही कम लगता है, मनोज ने लाड़ में कहा। संगीता समझ गई कि विरोध करना बेकार है, खुद को सौंपने में ही समझदारी है। वह बोली, अरे दरवाजा तो बंद कर लो, कोई आ जाएगा। इस वक्त कोई नहीं आएगा जाने मन। मकान मालकिन लक्ष्मी सेठ जी के घर बर्तन मांजने गई हैं। रही बात उसके पति कुंदन की, तो वह 10 बजे से पहले कभी घर नहीं आता है। बैठा होगा किसी पान के ठेले पर। अब बेकार में वक्त बर्बाद मत कर, कहकर मनोज ने फिर 1 सेकंड देर नहीं की। वे प्रेम लीला में इतने मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बाहर आंगन में कुंदन की प्यासी निगाहें उन्हें देख रही थीं। दूसरे दिन कुंदन समय से पहले ही घर आ गया। जब से उसने संगीता को मनोज के साथ बिस्तर पे मस्ती करते देखा था, तभी से उसकी लार टपक रही थी। उसकी बीवी लक्ष्मी मोटी और बदसूरत औरत थी। मनोज नहीं है क्या भाभी जी? मौका देखकर कुंदन संगीता के पास आकर बोला। नहीं, वह काम ढूंढने गया है। एक बात बोलूं भाभी जी, तुम बड़ी खूबसूरत हो। संगीता कुछ नहीं बोली। तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी प्यार करने की अदा भी उतनी खूबसूरत है। कल मैंने तुम्हें देखा जब तुम खुलकर मनोज भैया को प्यार दे रही थी, कहकर संगीता का हाथ पकड़ लिया। मुझे भी एक बार खुश कर दो, कसम तुम्हारी जवानी की, किराए का 1 पैसा नहीं लूंगा। पागल हो गए हो क्या? संगीता ने अपना हाथ छुड़ाया। पर पूरी तरह नहीं, पागल तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन अगर तुमने खुश नहीं किया तो पागल जरूर हो जाऊंगा। यह कहकर उसने संगीता को अपनी बाहों में भर लिया। छोड़ो मुझे, नहीं तो शोर मचा दूंगी। संगीता ने नकली विरोध किया। शोर मचाओगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। शादीशुदा होकर पराये मर्द के साथ भागी हो, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, बस खबर देने की देर है। संगीता तैयार होने वाली ही थी कि अचानक किसी की आने की आहट हुई। शायद मनोज था। कुंदन बौखला कर चला गया। मनोज को शक हुआ, पर कुंदन को कुछ कहने के बजाय उसका मकान खाली कर दिया।
उनके पैसे खत्म हो रहे थे। महंगा मकान लेना अब उनके बस में नहीं था। इस बार उन्हें छोटी सी खोली मिली। वह गंगाबाई की खोली थी। गंगाबाई चावल की मिल में काम करने जाती थी। उसका पति एक नंबर का शराबी था। उसके कोई बच्चा नहीं था। मनोज और संगीता जवानी के खूब मजे तो ले रहे थे, पर इस बीच मनोज ने यह ख्याल जरूर रखा कि संगीता पेट से न होने पाए। पैसे खत्म हो गए थे, अब गहने बेचने की जरूरत थी। सुनार ने औने पौने भाव में उसके गहने खरीद लिए। मनोज को कपड़े की दुकान में काम मिला था, पर किसी बात को लेकर सेठ जी के साथ उसका झगड़ा हो गया और उन्होंने उसे दुकान से निकाल दिया। उसके बाद तो जैसे उसने काम पर न जाने की कसम ही खा ली थी। संगीता काम करने को कहती, वह भड़क जाता। संगीता गंगाबाई के कहने पर उसके साथ चावल के मिल में जाने लगी। सेठ जी संगीता से खूब काम लेते, पर गंगाबाई को आराम ही आराम था। वजह पूछने पे गंगाबाई ने बताया कि उसका सेठ एक नंबर का औरत खोर है। जो भी नई औरत काम पे आती है वह उसे परेशान करता है। अगर तुम्हें आराम चाहिए तो तुम भी सेठ जी को खुश कर दो। इसका मतलब गंगाबाई तुम भी, संगीता ने हैरानी से कहा। पैसों के लिए इंसान को समझौता करना पड़ता है। वैसे भी मेरा पति ठहरा एक नंबर का शराबी, उसे तो खुद का होश नहीं रहता। मेरा क्या ख्याल करेगा? उससे ना सही सेठ से ही सही। संगीता को गंगाबाई की बात में दम नजर आया। वह पराये मर्द के प्यार के चक्कर में भागी थी, तो किसी के भी साथ सोने में क्या हर्ज। अब सेठ किसी भी बहाने से संगीता को अपने कमरे में बुलाता और अपनी बाहों में भरकर उसको गालों को चूम लेता। संगीता को यह सब अच्छा न लगता। उसके दिलो दिमाग पे मनोज का नशा छाया हुआ था। वह सोचती कि काश सेठ की जगह मनोज होता, पर अब तो वह लाचार थी। उसने समझौता कर लिया था। कई बार वह और गंगाबाई दोनों सेठ को मिलकर खुश करती थी, फिर भी उन्हें पैसे थोड़े ही मिलते थे। सेठ अयाज था पर कंजूस था। एक दिन मनोज बिना बताए कहीं चला गया। संगीता उसका इंतजार करती रही, पर वह नहीं आया। जिसके लिए उसने ऐसो आराम की दुनिया ठुकराई, जिसके लिए उसने बदनामी झेली, वही मनोज उसे छोड़कर चला गया था। संगीता पुरानी यादों में खो गई। मनोज संगीता के भैया नोहर का जिगरी दोस्त था। उसका ज्यादातर समय नोहर के घर पर ही बीतता था। वे दोनों राजमिस्त्री का काम करते थे। छुट्टी के दिन जी भर का शराब पीते और संगीता के घर पे मुर्गे की दावत चलती थी। मनोज की बात बात में खिलखिलाकर हंसने की आदत थी। उसकी इसी हंसी ने संगीता पे जादू कर दिया था। दोनों के दिल में कब प्यार पनपा पता ही नहीं चला। संगीता 12वीं जमात तक पढ़ चुकी थी। उसके माँ बाप तो उसकी पढ़ाई 8वीं जमात के बाद छुड़ाना चाहते थे, पर संगीता के मामा ने जोर देकर कहा था कि भांजी बड़ी खूबसूरत है, 12वीं जमात तक पढ़ लेगी तो किसी अच्छे घर से रिश्ता आ जाएगा। पढ़ाई के बाद संगीता दिन भर घर में रहती थी। उसका काम घर का खाना बनाना, सफाई करना और बर्तन मांजना था। माँ बाप और भैया काम पे चले जाते थे। नोहर से बड़ी 2 और बहनें थी जो ब्याह कर ससुराल चली गई थी। एक दिन मनोज नशे की हालत में नोहर के घर पहुंच गया। दोपहर का समय था। संगीता घर पर अकेली थी। मनोज को इस तरह घर में आया देख संगीता के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने इस मौके को गंवाना ठीक नहीं समझा और एक दूसरे के हो गए। इसके बाद उन्हें जब भी समय मिलता एक हो जाते। एक दिन नोहर ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। घर में खूब हंगामा हुआ, लेकिन इज्जत जाने के डर से संगीता के माँ बाप चुप रहने में ही भलाई समझी। पर मनोज और नोहर की दोस्ती टूट गई। संगीता और मनोज मिलने के बहाने ढूंढने लगे, पर मिलना इतना आसान नहीं था। एक दिन उन्हें मौका मिल ही गया और वे दोनों रामदयाल के खलियान में पहुंच गए। वे दोनों अभी दीन दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में समाये हुए थे कि गांव के कुछ लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया। समय गुजरा। एक दिन मास्टर दयाराम ने अपने बेटे रवि के लिए संगीता का हाथ मांग लिया। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। संगीता ससुराल आ गई, पर उसका मन अभी भी मनोज के लिए बेचैन था। पति के घर की सुख सुविधाएं उसे रास नहीं आती थी। दोनों के बीच मोबाइल फोन से बातचीत होने लगी। संगीता की सास जब अपने गांव गई तो उसने मनोज को फोन करके बुला लिया और वे दोनों चुपके से भाग निकले। अब संगीता पछतावे की आग में झुलस रही थी। उसे अपनी करनी पे गुस्सा आ रहा था। गर्मी का मौसम था। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। उसे ससुराल की याद आ गई। ससुराल में होती तो वह कूलर की हवा में चैन की नींद सो रही होती। उसे रवि की याद आ गई। कितना अच्छा था उसका पति, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी उसे, पर बदले में क्या दिया? दुख, दर्द और बेवफाई। संगीता सोचने लगी, क्या रवि उसे माफ कर देगा? हाँ, जरूर माफ कर देगा। उसका दिल बहुत बड़ा है। वह पैर पकड़कर माफी मांग लेगी। बहुत दयालु है वह। संगीता ने अपनी पुरानी दुनिया में लौटने का मन बना लिया। गंगाबाई, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। किराए का कितना पैसा हुआ बता दो।
संगीता, मैंने तुम्हें हमेशा छोटी बहन की तरह माना है। मैं तेरी परेशानी जानती हूँ। ऐसे में मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तू अपनी पुरानी दुनिया में लौट जा। मेरा आशीर्वाद है तू हमेशा सुखी रहे। मन में विश्वास और दिल में एक कोने में डर लेकर जब संगीता बस से उतरी तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह नहीं चाहती थी कि उसे कोई पहचाने, इसलिए उसने साड़ी के पल्लू से अपना सिर ढक लिया था। जैसे ही वह घर के पास पहुंची तो उसके पांव ठिठक गए। रवि ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया तो उसने उस 2 मंजिला पक्के मकान पे एक नजर डाली। लगा जैसे अभी अभी रंगो रोगन किया गया हो, जरूर कोई मांगलिक कार्यक्रम वगैरह हुआ होगा। बहू, तभी संगीता के कान में किसी औरत की आवाज गूंजी। वह आवाज उसकी सास की थी। उसका दिल उछला। सासू माँ ने उसे घूंघट में ही पहचान लिया था। वह दौड़कर सासू माँ के पैरों के गिरने को हुई, लेकिन इससे पहले ही उसकी सारी खुशियां पल भर में गम में बदल गईं। बहू, रवि को ठीक से पकड़कर बैठो, नहीं तो गिर जाओगी। संगीता ने देखा कि रवि मोटरसाइकिल पे सवार था और पीछे एक औरत बैठी हुई थी। संगीता को यह देखकर धक्का लगा। इसका मतलब रवि ने दूसरी शादी कर ली। उसका इंतजार नहीं किया। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, मोटरसाइकिल फर्राटे से उसके बगल से होकर निकल गई। संगीता ने उन्हें देखा। वे दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। तभी वहां एक साइकिल सवार गुजरा। संगीता ने उसे रोका। चाचा, अभी रवि के साथ मोटरसाइकिल पे बैठकर गई वह औरत कौन है? अरे, उसे नहीं जानती बेटी? लगता है कि इस गांव में पहली बार आई हो। वह तो रवि बाबू की नई नवेली दुल्हन है। नई नवेली दुल्हन? हाँ बेटी, वह रवि बाबू की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी बड़ी चरित्रहीन निकली, अपने पुराने प्रेमी के साथ भाग गई। वह बड़ी बेहया थी। इतने अच्छे परिवार को ठोकर मारकर भागी है, कभी सुखी नहीं रह पाएगी। इतना कहकर वह साइकिल सवार आगे बढ़ गया। संगीता को लगा उसके पैरों के तले जमीन खिसक रही है और वह उससे हंसती चली जा रही है। अब उससे एक पल भी वहां रहा नहीं गया। जिस दुनिया में लौटी थी वहां का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उसे चारों तरफ अंधेरा नजर आने लगा था। तभी संगीता को अंधेरे में उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। अपना मायका। सारी दुनिया भले ही उसे ठुकरा दे, पर मायका कभी नहीं ठुकरा सकता। भारी मन लिए वह मायके के लिए निकल पड़ी। किवाड़ बंद था। संगीता ने दस्तक दी। माँ ने किवाड़ खोला। माँ, वह जैसे ही दौड़कर माँ से लिपटने को हुई, पर माँ ने इन शब्दों से उसे रोक दिया। अब यहाँ क्या लेने आई है? माँ, मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हूँ। हमारी नाक कटवा कर भी तुझे चैन नहीं मिला? जो बची इज्जत भी नीलाम करने आई है? यह दरवाजा अब तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। नहीं माँ, वह रोने लगी। ऐसा मत कहो, तुम हम सब के लिए मर चुकी हो। अच्छा यह है कि तू कहीं और चली जा। कहकर माँ ने तुरंत किवाड़ बंद कर लिया। संगीता किवाड़ पीटने लगी और बोली, दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोलो माँ। पर माँ ने दरवाजा नहीं खोला। भीतर माँ रो रही थी, बाहर बेटी। संगीता को लगा जैसे उसका वजूद ही खत्म हो चुका है। उसकी हालत पेड़ से गिरे सूखे पत्ते जैसे हो गई थी, जिसे बर्बादी की तेज हवा उड़ाकर ले जा रही है। दूर, बहुत दूर। इस सब के लिए वह खुद जिम्मेदार थी। उससे अब और आगे बढ़ा नहीं गया। वह दरवाजे के सामने सिर पकड़कर बैठ गई और सिसकने लगी। अब गंगाबाई के पास लौटने और सेठ को खुश रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। पर कब तक? दोस्तों, आज के ज़माने में लड़कियां ऐसी गलतियां करती रहती हैं। मुझे उनसे अनुरोध है कि ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।